held at Chennai. So I welcome Sri Naresh Bhavsar for his presentation. Sir, please. गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, साई ऑफिशियल्स, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं कि क्या होता है। एक्चुअली टॉपिक्स तो कई थे, लेकिन हम लोग बात करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से जो कहना चाहूंगा कि एक ताइक्वांडो प्लेयर को क्या क्या इंजरीज हो सकती है और एज ए कोच हम लोग उसे किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं आप एक डिस्क्लेमर बताना चाहूंगा कि मैं कोई यहाँ पर ट्रीटमेंट बताने के लिए नहीं बताऊंगा। हम लोग सिर्फ इसलिए कि एक कोच को ये पता होना चाहिए कि वो किस तरह से जो होने वाली इंजरीज है उसको प्रिवेंट कर सकता है और क्या कोशिश कर सकता है, क्योंकि कोच जाकर के ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। वो एक फर्स्ट एड दे सकता है, वो भी एक लिमिटेड लेवल पर। सो मेरा मतलब यही है कि सिर्फ प्रिवेंशन पर हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू। So today's my topic is common injuries in taekwondo and their preventive measures। ताइक्वांडो में होने वाली आम चोटें और उनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं ताइक्वांडो एक अग्रेसिव गेम है, बॉडी कांटेक्ट गेम है, जिसकी वजह से काफी इंजरीज होती है। लेकिन मैं मोस्टली जो कॉमन इंजरीज हैं हम उन पर बात करेंगे। हेलो 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 सर। हाँ, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम। हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके ओके, थैंक यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ताइक्वांडो में बहुत सारी इंजरीज होती है, जिसमें मोस्टली जो इंजरीज आती है लोअर लिम्स पर आती है, हैंड्स पर आती है, क्योंकि ताइक्वांडो पैर से खेला जाता है मोस्टली, तो लोअर लिम्स ज्यादा इंजूर्ड होते हैं। ओके, नाउ हम बात करेंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उपचार से बेहतर है बीमारी की रोकथाम करना। सो उसी पर हम बात करेंगे कि किस तरह से होने वाली चोटों को रोका जा सकता है और उन्हें कम किया जा सकता है। जैसे कि आज हम सभी देख रहे हैं कि हम कोविड की वजह से घर में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि उसकी रोकथाम के लिए, उसे फैलने से रोकने के लिए, ताकि और इंजुरीज या ना हो या और बीमारी ना हो, क्योंकि उसका इलाज इस वक्त संभव नहीं है। सो कोशिश यही रहती है कि हम उस बीमारी को होने से रोकें। ओके, सो इस सेशन में हम क्या देखेंगे कि कॉमन इंजुरीज इन ताइक्वांडो अकॉर्डिंग टू लोकेशन। कौन कौन सी ऐसे जगह है शरीर में जहां पर ताइक्वांडो में इंजुरी होती है। कॉजेज ऑफ कॉमन इंजुरीज इन ताइक्वांडो, क्या कारण है जिनकी वजह से ताइक्वांडो में इंजुरी होती है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजुरीज ऑकर्स इन ताइक्वांडो, किस तरह की इंजुरीज ताइक्वांडो में होती है। और लास्ट में प्रिवेंटिव मेजर्स, एक कोच का प्रिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे कि एक क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं एक कोच के द्वारा एक एथलीट के लिए। सो नाउ इंजुरी लोकेशन इन ताइक्वांडो। ताइक्वांडो चूंकि मोस्टली पैर से खेला जाता है, इसलिए लोअर लिम्स ज्यादा इफेक्टेड होता है। जब अटैक करते हैं तब लोअर लिम्स में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ज्यादा इंजुरीज होने की संभावनाएं होती है। और जब डिफेंड करते हैं तब अपर लिम्स में होता है। सो लोअर लिम्स में हम देखेंगे कि फुट, पैर के भाग, नी, मसल्स, बैक एंड ग्रोइन एरियाज ज्यादा अफेक्टेड होता है ताइक्वांडो इंजुरीज
प्रैक्टिस में और कंपटीशन में, एज वेल एज इन कॉम्पिटिशंस। अपर लिम्ब में हम देखेंगे कि हेड, सिर पर लगने वाली चोट जो है, हैंड्स, एल्बोज एंड शोल्डर्स। Now, factor causes injuries in taekwondo. Injury can be caused by internal or external factors. Internal factors, these factors are associated with the performers. मतलब इसके लिए खिलाड़ी ही खुद जिम्मेदार होता है या उसकी कुछ ना कुछ गलती की वजह से ये इंजुरीज जो होती है उसे ड्यूरिंग ट्रेनिंग और ड्यूरिंग कॉम्पिटिशंस, दिस इज कम्स इन इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स अफेक्ट द परफॉर्मर फ्रॉम आउटसाइड। मतलब जो बाहर से होने वाली चीजें हैं, जो बाहर से इफेक्ट डाल सकती हैं, वो क्या होती हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। नाउ what are the internal factors? Improper, sorry, improper warm up and cool down, this is comes in internal factors कि वार्म अप अगर ठीक से नहीं किया गया है या कूल डाउन ठीक से नहीं किया गया है तो इसकी वजह से भी इंजरीज ऑकर हो सकती हैं। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ताइक्वांडो में बहुत सारी किक्स हैं, हाई किक्स हैं, टर्निंग किक्स हैं, जिसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। थर्ड वन इज एक्सेसिव ट्रेनिंग लोड और फटीग। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लोड एकदम से दिया जाने की वजह से या खिलाड़ी के थका होने की वजह से ये इंजरीज हो जाती हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंजरी एंड पुअर हेल्थ कंडीशन। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंजरी, इसमें जैसे खिलाड़ी पहले से कोई इंजरी लगी हुई है, उसको प्रॉपर रिहेबिलिटेट नहीं होने देता है या उसको नेग्लेक्ट करता है और तुरंत जल्दी ट्रेनिंग करने के चक्कर में उसको इंजरीज हो सकती है। पुअर हेल्थ कंडीशन, जैसे कोई बीमारी है, एनीमिक है, डायबिटिक है या फिर उसको अस्थमेटिक है, तो इन चीजों की वजह से भी कभी कभी इंजरीज बढ़ने की संभावना हो जाती है कि वो ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर पाता या कंपटीशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। पुअर पोस्चर, पुअर पोस्चर, अगर खिलाड़ी का पोस्चर सही नहीं है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे पैर ठीक से नॉक नहीं है, फ्लैट फुट्स हैं, झुककर चलना है, ये समस्याएं भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर देती हैं। पुअर एग्जीक्यूशन ऑफ टेक्निक और रॉन्ग टेक्निक, कोई टेक्निक ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करता है, अगर उसने ठीक ढंग से ट्रेनिंग नहीं किया है, किक को ढंग से चलाना सीखा नहीं है या गलत सही समय पे गलत टेक्निक इस्तेमाल किया है, तो उसकी वजह से भी इंजुरियां हो जाती है। लैक ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग ऑफ मसल ग्रुप्स, अब जैसे कि किक चला रहे हैं, किक चलाने के लिए जो इन्वॉल्व मसल्स हैं उनकी भी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग नहीं हुई है, कंडीशनिंग नहीं हुई है, तो उसकी वजह से भी इंजुरीज हो जाती है। जैसे कि किक चला रहे हैं, दोले चागी चला रहे हैं, दोले चागी चलाने के लिए बैक मसल्स कोर स्ट्रांग नहीं है, एब्डोमिनल स्ट्रांग नहीं है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स में पावर नहीं है, हैमस्ट्रिंग वीक है, तो ये सारी समस्याएं वहां पर हो जाती है। यूज ऑफ ओल्ड एंड आउटडेटेड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हमने देखा है कि बहुत सारे खिलाड़ी कॉम्पिटिशन्स में, जैसे हम छोटे लेवल से शुरू करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर या स्टेट लेवल पर खिलाड़ी जो अपने पास कुछ टूटे फूटे इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनको यूज कर लेते हैं, जिनके स्टेप्स ठीक से लगते नहीं है या हेड गियर प्रॉपर यूज नहीं करते हैं, फटे होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये इंजुरीज हो जाती हैं। Old and outdated protective equipments, this is all come, and improper recovery and rehabilitations, अगर खिलाड़ी ठीक से रेस्ट नहीं कर रहा है, रिकवरी नहीं कर रहा है ड्यूरिंग ट्रेनिंग और ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस या और कंपटीशन में दो बाउट्स के बीच में अगर ठीक से रिकवरी नहीं ले रहा है और पुरानी कोई इंजरी है उससे रिहेबिलिटेट नहीं हुआ है या उसका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, तो दोबारा वो इंजुरीज हो जाती है। मोनोटोनस ट्रेनिंग, इसके अंतर्गत आता है कि एक ही तरह की ट्रेनिंग बार बार करना, एक ही तरह का ट्रेनिंग पैटर्न बना के रखना, वही रिपीट करते रहना। जैसे दोले चागी चला रहे हैं तो दोले चागी कर रहे हैं, दूसरी किक्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या इंड्योरेंस कर रहे हैं तो इंड्योरेंस ही इंड्योरेंस बढ़ा रहे हैं,
या स्ट्रेंथ पर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा वेट ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो उसकी वजह से भी समटाइम्स इंजरी ओकर हो जाती है। लास्ट वन इज लूज अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। खिलाड़ी का ट्रेनिंग में ठीक से ध्यान नहीं देना, स्पारिंग में कंसंट्रेट नहीं करना, उसका ध्यान इधर उधर भटकना, दूसरी बातों में जाना, तो दिस इज कम्स इनटू इंटरनल फैक्टर्स जो वरी हो सकते हैं, कुछ और भी इसमें हो सकते हैं, तो यहाँ हम इन पर बात करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? पावरफुल किक और ब्लो बाय अपोनेंट, मतलब बाहर से जब जब फाइट हो रही है तो अपोनेंट के द्वारा किक मारी गई है, उसको रोक पाने में असमर्थ रहे हैं, ठीक से ब्लॉक नहीं किया, तो उसकी वजह से होने वाली इंजुरीज, दिस इज कॉल्ड कम्स अंडर एक्सटर्नल फैक्टर्स। यूज ऑफ प्रोहिबिटेड एक्ट्स बाय अपोनेंट, मतलब आप सही खेल रहे हैं, आपका ओपोनेंट गलत ढंग से गलत टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, धक्का देकर पकड़ के और फेस पर पंच मार रहा है, दिस काइंड ऑफ इंजुरीज कम इनटू एक्सटर्नल फैक्टर्स। लैक ऑफ ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स एट डोजांग, अब ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट नहीं है, बराबर फटे हुए हैं या कम है, उसकी वजह से समटाइम्स आप फटा हुआ पैड लेकर के ट्रेनिंग कर रहे हैं, या ठीक से इक्विपमेंट्स नहीं है, तो उसकी वजह से जैसे किक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हाथ में किक लग गया, उसकी वजह से इंजरी हो गई, तो ये सब हो सकता है। हार्ड एंड अनइवन ट्रेनिंग सरफेस और कंपटीशन एरिया, हार्ड सरफेस पर फ्लोर पर कर रहे हैं, जगह ठीक नहीं है, ऊपर नीचे सरफेस है, वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इनकी वजह से भी, फॉल डाउन हो जाने की वजह से भी कुछ इंजुरीज हो सकती है। कोच बिहेवियर एंड एटीट्यूड, कोच बिहेवियर या उसका व्यवहार वही इंजुरी का कारण हो सकता है। जैसे कि हमारे एक साथी ने बताया था कि कुछ अग्रेसिव टाइप कोच होते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरी बात मानना ही होगा। हमने कई जगह देखा है कि कोचेस जबरदस्ती खिलाड़ियों से बोलते हैं कि आपको ये टेक्निक करना ही पड़ेगी और इतने रिपीटेशंस करना ही पड़ेंगे, आप उस खिलाड़ी से बनते हो या ना बनते हो, तो उसकी कंडीशन नहीं देखते हैं। समटाइम्स इन कॉम्पिटिशंस ये होता है कि अगर आप अपने ओपोनेंट को नहीं मारोगे, अटैक नहीं करोगे, तो मैं आपको इधर से पनिशमेंट दूंगा, तो उसकी वजह से भी खिलाड़ी प्रेशर में आ जाता है और अटैक करने की कोशिश करता है, अपनी फिजिकल कंडीशन से ज्यादा करने की कोशिश करने के कारण इंजुरीज हो जाती है। लास्ट वन इज रोल ऑफ रेफरी एंड टेक्निकल ऑफिसर्स। एक रेफरी का क्या रोल होता है? जो रेफरी ठीक से नहीं कर पा रहा है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकता है। टेक्निकल ऑफिशियल्स अपना काम नहीं कर रहे हैं, रेफरी ठीक से स्टॉप नहीं कर रहा है या प्रॉपर एक्टिव नहीं है, तो उसकी वजह से भी इंजुरीज हो सकती है खिलाड़ी को। ओके, नाउ हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इंजुरीज। इंजुरीज किस तरह की हो सकती हैं? ट्रॉमेटिक और एक्यूट इंजुरीज, जो कि आकस्मिक अथवा तीव्र चोटें होती हैं, जो सडनली हो जाती हैं। हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि जो इस तरह की इंजुरीज होती हैं जो मेनली कॉम्पिटिशन्स में होती हैं। एंड सेकेंड वन इज क्यूमुलेटिव और क्रोनिक इंजुरीज, संचयी अथवा पुरानी चोटें। ये वो चोटें होती हैं जो धीरे धीरे बढ़ती हैं, जैसे ट्रेनिंग में बार बार एक ही रिपीटेड ट्रेनिंग हो रही है, उसकी वजह से पड़ने वाले दबाव उस चोट का कारण बन सकते हैं। ओके, ट्रॉमेटिक इंजुरीज इंक्लूड, अब ट्रॉमेटिक इंजुरीज में क्या क्या हो सकता है? कंकशन फ्रॉम किक टू द हेड, हेड पर लगने वाली जो चोटें होती है या किक लग गई जैसे, उसकी वजह से इंजुरी जो होगी दैट इज कम अंडर कंकशन। जनरल ब्रूसिंग, सामान्य चोट जो होती है, जो फाइट में अधिकतर लगती रहती है या ट्रेनिंग में भी लगती रहती है, दिस इज कम्स अंडर जनरल ब्रूसिंग। ब्रोकन नोज, ब्रोकन नोज किक, फेस पर किक लग गया, नोज ब्रेक हो गया, दिस इज ऑल्सो ए ट्रॉमेटिक इंजुरी। फ्रैक्चर्ड बोन्स, ब्लॉकिंग करते वक्त हाथ या पैरों में कहीं पर भी बोन्स का फ्रैक्चर हो जाना, दिस इज कम अंडर फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। लेसरेशंस, किसी भी तरह से कट लग जाना, वुंड हो जाना, खून निकलना, दिस इज कम अंडर लेसरेशंस। एंड इंटरनल ऑर्गन डैमेजेस, फोर्सफुल किक की वजह से
समटाइम्स इंटरनल डैमेज हो जाते हैं, प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं होने की वजह से ये हो सकता है। जिस तरह से लाइक किडनी पर होना या स्टोमक में ब्लीडिंग होना समटाइम्स। ओके, नाउ क्यूमुलेटिव इंजुरीज। ये क्यूमुलेटिव इंजुरीज क्या होती है? ये धीरे धीरे बढ़ने वाली इंजुरीज हैं, जैसे हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, ग्रोइन मसल्स का टूट जाना एंड उसमें खिंचाव होना caused by high kicking or lack of flexibility. Sprained knee and ligament damages that is due to training of kick by improper landing of foot and its repeated practice. मतलब नी में स्प्रेन है, लिगामेंट डैमेज है, बार बार हम अगर कोई गलत टेक्निक यूज करते रहते हैं, टर्निंग किक चलाते हैं, प्रॉपर लैंडिंग नहीं है, उसकी वजह से ये धीरे धीरे बार बार होते रहने की वजह से इस तरह की इंजुरीज बढ़ जाती है। टेंडनाइटिस फ्रॉम रिपीटेड मोशंस, ये भी सेम उसी तरह से है जैसे कि एंकल के पीछे जो टेंडन होता है, अगर उस पर एक्सेसिव लोड पड़ता है, बार बार रिपीटेड उसमें खिंचाव होता रहेगा तो टेंडनाइटिस होने की संभावना होती है। स्प्रेन, हम देखेंगे कि स्प्रेन क्या है। स्प्रेन इज ए स्ट्रेच और टियर ऑफ ए लिगामेंट। स्प्रेन एक खिंचाव है जो कि लिगामेंट पर होता है। समटाइम्स हम इसे हिंदी में मोच भी कह सकते हैं, सडनली पैर मुड़ जाने की वजह से हो जाता है। स्प्रेन इज कॉज्ड बाय ट्रूमा सच एज फॉल और ब्लो टू द बॉडी। एक अचानक गिर जाने की वजह से या कहीं चोट लग जाने की वजह से भी ऑकर्स हो सकती है। इसकी वजह से पेन और स्वेलिंग बढ़ जाती है पर्टिकुलर एरियाज में, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि एंकल ट्विस्ट हो रहा है। एंकल ट्विस्ट होने की वजह से स्वेलिंग आ जाएगी और हेमाटोमा, हेमाटोमा इज ए ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग कॉज्ड बाय ये कैपिलरी वॉल्स में ब्लड इकट्ठा हो जाने की वजह से हेमाटोमा होता है। स्ट्रेन, स्ट्रेन इज द ट्विस्ट, पुल और टियर ऑफ ए मसल टेंडन। मसल टेंडन में तनाव हो जाना, जैसे कई बार खिलाड़ी शिकायत करता है कि आज मसल्स में ऐठन हो रही है। समटाइम्स इट इज एन एक्यूट नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग और ओवर कंट्रक्शन। कई बार ओवर स्ट्रेचिंग हो जाने की वजह से ये हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेन इंक्लूड पेन होता है, मसल स्पाज्म, वहां पर खिंचाव महसूस होता है, टाइटनेस लगता है एंड लूज ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत नहीं लगती है। खिलाड़ी कई बार शिकायत करता है कि अरे कोसा पैर में स्ट्रेंथ ही नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ताकत ही नहीं है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर इंजुरीज होती है। सो हम नीचे से चलेंगे कि मेटाटार्सल कंट्यूजन्स। मेटाटार्सल कंट्यूजन, इसके क्या कारण है? कंट्यूजन और ब्रूसिंग आर कॉज्ड बाय एन इम्पैक्ट फ्रॉम ए हिट, ब्लो, बाय किक, मोस्ट ऑन द एल्बो। ये जैसे कि हम दोले चाकी चला रहे हैं तो एल्बो के ऊपर कई बार किक लग जाती है, तो उसकी वजह से जो चोट लगती है दैट इज ऑन मेटाटार्सल। सो उससे बचने के लिए क्या किया जाए? एथलीट मस्ट यूज WTF अप्रूव्ड फुट गार्ड। मतलब हमें जो भी फुट गार्ड यूज करना है वो प्रॉपर थिकनेस वाला हो और WTF से अप्रूव्ड हो। समटाइम्स लोकल भी यूज कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करते हैं। सो जैसे ही खराब होता है उनको चेंज किया जाना चाहिए। टेप एंड स्ट्रैपिंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम, अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अपने पैर में टेप बांध सकते हैं, स्ट्रैपिंग यूज कर सकते हैं और कंपटीशन में भी वहां पर यूज कर सकते हैं कि जैसे फुट गार्ड पहने हैं या सेंसर सॉक्स हैं, तो सेंसर सॉक्स के नीचे हम लोग परमिशन लेकर अगर मान लो कोई इंजरी है सो 3 टाइम्स उसको टेप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले से हमें परमिशन लेना होती है। प्रॉपर शूज, प्रॉपर शूज पहने जाना चाहिए ट्रेनिंग के समय, रनिंग के समय।
प्रॉपर टेक्निक एग्जीक्यूशन, अगर आप ठीक ढंग से टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं सो उसके कारण भी ये इंजरी हो सकती है। प्रॉपर कंडीशनिंग of the part of this part by practicing kick from soft target to some harder surface step by steps। इसके लिए हम मेटाटार्सल की कंडीशनिंग करेंगे, जिस तरह से पहले पैड के ऊपर किक चलाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हार्डर सरफेस की तरफ जाते हैं। उसकी कंडीशनिंग के लिए पहले जैसे सैंड बैग्स वगैरह पर धीरे धीरे ट्रेनिंग करेंगे, धीरे धीरे इम्पैक्ट के जरिए उस मेटाटार्सल बोन्स को हार्ड करने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह से भी हम थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं या इस इंजरीज को, मेटाटार्सल इंजरीज को होने से रोक सकते हैं। सिन स्प्लिंट्स, सिन स्प्लिंट्स क्या है? ये अधिकतर होने वाली प्रॉब्लम है जो कोचेस को बताई जाती है खिलाड़ियों द्वारा कि सिन में पेन हो रहा है। तो इनके क्या कारण होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हिट बाय किक और ब्लॉकिंग बाय एल्बो। डायरेक्ट किक लग गया है कि काउंटर अटैक खेल रहे हैं कि सिन बोन आपस में टकरा जाते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। मेनली इसके होने का कारण है इनकरेक्ट रनिंग स्टाइल और रॉन्ग फुटवेयर और शू सोल। खिलाड़ी काफी समय, लंबे समय तक एक ही शूज को पहनता है या उसके सोल घिस जाते हैं, ठीक, फिर भी उसके बाद चलाते रहते हैं, उसमें प्रॉपर कुशन नहीं होना। इसकी वजह से भी एक ये इंजरी हो सकती है या इसकी शिकायत कर सकते हैं खिलाड़ी। ट्रेनिंग और रनिंग ऑन हार्ड सरफेस, बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस पर कंटिन्यूस ट्रेनिंग करना या रनिंग करना, जैसे ज़्यादा रोड रनिंग कर रहे हैं, शूज ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी सिन पेन हो सकता है। और इंटेंसिव ट्रेनिंग और रूटीन, बहुत ज़्यादा तेज इंटेंसिव ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं और रूटीन ठीक नहीं है, बार बार आप दिन में 3-3, 4-4 सेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये इंजरीज हो सकती है। इसका एक कारण एक ये भी है कैल्शियम डेफिशिएंसी और फ्लैट फुट। कैल्शियम डेफिशिएंसी होने की वजह से बोन थोड़ा सा कमजोर हो जाती है, तो उसको भी रेक्टिफाई करना जरूरी है। क्या क्या प्रिवेंशन लेंगे हम इसके लिए? रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऑफ लेग मसल्स, रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ काफ मसल इज रिक्वायर्ड रेगुलरली, काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कंटिन्यू करना चाहिए या रेगुलर करना चाहिए, इसको हैबिट में लाना जरूरी है। वेयरिंग ऑफ गुड क्वालिटी एंड अप्रूव्ड सिन गार्ड्स इज मैंडेटरी। सिन गार्ड जब भी ट्रेनिंग करेंगे खिलाड़ी, न सिर्फ कंपटीशन में तो पहनना ही है, लेकिन ट्रेनिंग करते वक्त भी सिन गार्ड्स मैंडेटरी है। ड्यूरिंग ट्रेन एंड प्ले ऑन मैट्स ओनली, ताइक्वांडो की ट्रेनिंग सिर्फ ताइक्वांडो मैट्स पर करना चाहिए, न कि हार्ड सरफेस या अनइवन सरफेस पर। फ्रीक्वेंट रनिंग अराउंड कर्व्ड सरफेस शुड बी अवॉइडेड, बार बार छोटे सर्कल में दौड़ना, इंटेंस रनिंग करना, ये भी उसकी एक कारण हो सकता है। ऑलवेज वियर ए गुड क्वालिटी स्पोर्ट्स शू एंड प्रैक्टिस शूज, अगर मैट शूज यूज कर रहे हैं तो उनका कुशन ठीक होना चाहिए। जो भी रनिंग के लिए वार्म अप शूज पहन रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, उनका कुशन और सोल बराबर होना चाहिए। एंड अगर मान लो ये होती है तो बार बार होते हैं तो राइस ट्रीटमेंट या प्राइस ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और फिजियोथेरेपिक ट्रीटमेंट जो कि स्पेशलिस्ट सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा बताया जाए उस ट्रीटमेंट को करना चाहिए और रेस्ट देना चाहिए खिलाड़ी को। ओके, नाउ अब हम आएंगे एंकल बोन्स पर। एंकल जॉइंट्स अधिकतर इंजरी इस पार्ट में भी होती है ताइक्वांडो में, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग कंपटीशन एंड क्योर्गी एंड पुमसे में यहाँ संभावनाएं ज्यादा होती है। कॉजेस, इसके क्या कारण है? स्प्रेन ऑफ एंकल जॉइंट आर among the most common in sports as well as in taekwondo. स्प्रेन, मोच आ जाना, ये ताइक्वांडो में काफी होता है बिकॉज एजिलिटी, फुटवर्क काफी है, हमें कंटिन्यू इधर चेंज करना पड़ता है, फुटवर्क चेंज करके किक्स चलाना होता है, जंप करना होता है, लैंडिंग करना होता है, उसकी वजह से इंजुरीज हो जाती है। इंजुरीज ऑफ एंकल कैन हैपन एट एनी टाइम, ये कहीं भी हो सकता है, ट्रेनिंग करते वक्त हो सकता है,
कंपटीशन में हो सकता है, स्टेपिंग करते वक्त हो सकता है। सो इसका ध्यान रखना चाहिए। ट्विस्टिंग द एंकल और स्पारिंग इट कॉज इंटेंस पेन, इसकी वजह से एकदम से तुरंत दर्द होता है। फ्रॉम द स्प्रेन कॉज्ड बाय ओवर स्ट्रेचिंग लिगामेंट एंड रप्चर ऑफ लिगामेंट्स, इसके कारण से लिगामेंट ओवर स्ट्रेच भी हो सकता है या टूट भी सकता है। ऑल्सो पॉसिबल आर स्ट्रेस फ्रैक्चर और रैप्चर ऑफ द लिगामेंट टेंडन यूनियन, इसकी वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है एंड लिगामेंट टेंडन टूट सकता है। इसके क्या प्रिवेंशन लिए जाएंगे? जॉइंट स्टेबिलिटी बैलेंसिंग एक्सरसाइज शुड बी डन रेगुलरली। जॉइंट स्टेबिलिटी, एंकल जॉइंट्स की स्टेबिलिटी के लिए एक्सरसाइज करेंगे। बैलेंस एक्सरसाइजेस करने के लिए डेली इसको रूटीन में शामिल किया जाए। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ऑफ द काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए। Wear good quality shoes and World Taekwondo approved foot guards such as mandatory during sparring, training and competition. Competition में और training में foot guards का use करना चाहिए। Practice Taekwondo on mats only. Taekwondo mat पर ही ट्रेनिंग करना चाहिए, किसी स्लिपरी जगह पर नहीं करना, इससे बचना चाहिए या सरफेस पर जाने से बचना चाहिए। Achilles tendon, a bruise caused by kick in the area of the Achilles tendon, ये चोट की वजह से हो सकता है, किक लगने Achilles tendon के एरिया में किक लगने की वजह से हो सकता है। एक्सट्रीम स्ट्रेस इन हाई जंपिंग, लॉन्ग रनिंग, ट्रेनिंग ऑन हार्ड सरफेस पर ट्रेनिंग करने की वजह से, ज़्यादा रनिंग करने की वजह से, प्रॉपर शूज नहीं होने की वजह से, वेयरिंग इम्प्रॉपर फुटवेयर फॉर लॉन्ग टाइम, अगर जूता टाइट है, शू टाइट पहन रहे हैं, उसकी वजह से भी ये बार बार रिपीट होते रहने या रनिंग करते रहने से टेंडन लिगामेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। प्रिवेंशन क्या लिए जाएंगे इसके? रेगुलर स्ट्रेच, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ऑफ द काफ मसल एंड tibialis एंटीरियर मसल्स। tibialis एंटीरियर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे, काफ मसल की स्ट्रेंथनिंग करेंगे, इसको रूटीन में शामिल करेंगे। बैलेंसिंग एक्सरसाइज शुड बी डन रेगुलरली, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करना चाहिए वोवेल बोर्ड पर। Always wear good quality and World Taekwondo approved foot guards. It's mandatory during sparring training and competitions. फुट गार्ड ठीक होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। यूज गुड रनिंग शूज, रनिंग शूज अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए, जो कंफर्टेबल हो, कुशन अच्छा हो और टेंडन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस न देता हो। ऑलवेज यूज गुड एंकल बैंड फॉर सपोर्ट ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड हैव हिस्ट्री टेप, अगर पहले से कोई इंजरी की हिस्ट्री है तो टेप एंकल इंजरी के लिए लगा सकते हैं, सॉरी। और इसके अलावा अगर मान लो ठीक नहीं हो रहा है तो फॉलो फिजियोथेरेपिक ट्रीटमेंट एंड डायरेक्शंस। इसके लिए फिजियोथेरेपी से डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे हम नी जॉइंट पर। नी जॉइंट इंजुरीज are more common in Taekwondo as compared to the other sports. Taekwondo is based on 90% of leg movements. क्योंकि इसमें किकिंग है, जंपिंग है, so obviously there are more chances occur to knee injuries. knee injuries किस तरह की होती हैं? Mostly हम सुनते हैं कि ACL, anterior cruciate ligament की इंजुरीज, इसका रप्चर हो जाना या टूट जाना। PCL injuries, posterior cruciate ligament injuries, MCL, medial collateral ligament injuries, meniscus injuries, and dislocation of patella. पटेला घुटने की जो कटोरी होती है उसका अपनी जगह से हट जाना, दिस इज ऑल्सो इंजुरी। नी इंजुरीज, इसके कारण क्या है? डेंजर ऑफ इंजुरीज ऑफ नी जॉइंट अराइज ड्यू टू फटीग इंक्रीजेस। अधिकतर थकावट बढ़ जाने की वजह से या फटीग हो जाने की वजह से इंजरीज हो जाती है, क्योंकि इसकी वजह से जो रिलेटेड मसल्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर पाती है या मसल उसको
लिगामेंट्स को स्टेबल नहीं होकर पाती हैं. If the related muscles form to perform as needed, the ligament unable to keep the joint stable. It is possible for cruciate ligament to rupture during the strenuous movement in the training or competitions. ये हो सकता है ज़्यादा टर्निंग किक्स करने की वजह से, प्रॉपर लैंडिंग नहीं होने की वजह से, या प्रॉपर टेक्निक एग्जीक्यूशन नहीं होने की वजह से हो जाता है. सो इसके प्रिवेंशन क्या लेंगे? टू अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ नी इंजरीज, strengthening of all relative muscles, that is hamstring, quadriceps, hip joints and calf muscles. इनकी स्ट्रेंथनिंग पर हम काम करेंगे. खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे. Proprioception exercises should be done for balancing. Proprioception exercises just like wobble board, one leg squat, इस तरह से हम करेंगे जिससे कि बैलेंसिंग बढ़ सके और जॉइंट में स्टेबिलिटी बढ़ सके. अगर कोई इंजरी पहले से है तो उसका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करेंगे और रिकवरी करेंगे एरिना में जाने से पहले या ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले. एंड जो भी लोड होगा वो धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा. लोड शुड बी इंक्रीज ग्रेजुअली. एकदम से लोड नहीं बढ़ाएंगे. जैसे इंजरी से लौटा है तो धीरे धीरे उस लोड को बढ़ाएंगे. एथलीट शुड बी taught proper technique to execution skills. उसको सही ढंग से किक चलाना सिखाया जाए ना जरूरी है ताकि इंजरी ना हो सके, क्योंकि एक बार न्यू इंजरी हो जाने के बाद खिलाड़ी बहुत लंबे समय तक दूर रहता है. अगर मान लो ACL टीयर हुआ है जो कॉमन है, PCL हुआ है, वो तो उसकी वजह से कई बार खिलाड़ी को अपना गेम भी छोड़ना पड़ सकता है. ये बात और है कि उसमें ऑपरेशन हो जाने के बाद रिपेयर हो जाता है, लेकिन काफी समय हो जाता है जिसकी वजह से मेंटली और फिजिकली टूट जाता है खिलाड़ी. इफ हैपेंस, अगर ये सारी चीजें होती हैं, इंजुरीज, नी में कोई इंजुरी हो रही है, सामान्य है, चोट है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, प्राइस ट्रीटमेंट दिया जा सकता है. और अगर इससे ज्यादा है तो इसके लिए मेडिकल इमरजेंसी के लिए हम स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर्स या एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं. Dislocation of patella. This type of injury is more often observed in younger athletes due to the weak routine of their weak nature of their immune system and ligaments. ये क्यों होता है? ये अधिकतर यंगर एथलीट्स में हो जाता है क्योंकि उनका इमेच्योर लिगामेंट्स होते हैं, जॉइंट स्टेबल नहीं होते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उसकी वजह से समटाइम्स डिसलोकेशन, पटेला का डिसलोकेशन हो जाता है. इट इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन ऑफ फुट विद ओपोनेंट. दोनों तरफ से जब खेली जा रही होती है तो दोनों के घुटने आपस में टकराने की वजह से भी पटेला का डिसलोकेशन हो सकता है. तो इसमें हम क्या प्रिवेंशन लेंगे? टू अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ नी इंजुरीज necessary to strengthen all relative muscles, that is hamstring muscle groups, hip joint and calf muscles. If there is any history of previous injury, athlete must take proper treatment, rehabilitation before entering again into active sports. अगर पहले से कुछ इंजरी का है तो उसके लिए इसको ट्रीटमेंट लेना जरूरी है और रिहेबिलिटेट करना जरूरी है इस इंजरी. यूज टेप एंड नी ब्रेसेस टू स्टेबलाइज द नी जॉइंट्स. अगर पटेला खसक जाता है बार बार तो इसको ट्रीटमेंट के साथ साथ नी ब्रेसेस लगाना चाहिए और इसको डेली ट्रेनिंग में नी ब्रेसेस पहनकर या नी कैप पहनकर ही ट्रेनिंग करना चाहिए. एथलीट शुड बी टॉट प्रॉपर टेक्निक टू एग्जीक्यूट स्किल. मैं दोबारा कहूंगा और इस पर ज्यादा बताना चाहूंगा कि अगर ठीक ढंग से नी लिफ्ट नहीं करते हैं, किक से ढंग से नहीं सिखाई जाती है तो भी नी इंजुरीज या डिसलोकेशन ऑफ पटेला हो सकता है. मसल्स में अब हम आते हैं मसल्स में क्या क्या इंजुरीज हो सकती हैं. मसल स्ट्रेंथ, ओवर स्ट्रेचिंग, रप्चर मसल फाइबर, सोर मसल्स एंड मसल क्रैम्प.
क्या कारण हो सकते हैं? लैक ऑफ प्रॉपर वार्म अप, improper clothing, disturbance of muscle metabolism and excessive fatigue. ये इसके कारण हो सकते हैं। अगर प्रॉपर ढंग से वार्म अप नहीं किया है, यूनिफॉर्म ठीक नहीं है, मेटाबॉलिज्म बॉडी का ठीक नहीं है, और बहुत ज्यादा थकावट की वजह से अधिकतर मसल्स में इंजरी आ सकती है। सो क्या क्या प्रिवेंशन लेंगे? ऑलवेज परफॉर्म स्ट्रेचिंग एंड strengthening exercise before training for competitions. Strengthening is required of quadriceps, hamstring, glute and calf. इन मसल्स को ज्यादा बिकॉज क्योंकि हम और कोर मसल की स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग के काम करना चाहिए। टेक सफिशिएंट मिनरल फूड एंड एडिक्वेट वाटर ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक से पानी नहीं पीने या की वजह से मसल्स में सोरनेस होती है, मसल क्रैम्प आते हैं, जिसकी वजह से मसल्स में प्रॉब्लम हो जाती है। पेन इन लोअर बैक, ये जो इंजरी है लोअर बैक पेन, अधिकतर खिलाड़ी शायद करते हैं कि बैक पेन हो रहा है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे लैक ऑफ प्रॉपर वार्म अप, वीकनेस और पोर कोर मसल ग्रुप्स। अगर कोर मसल ग्रुप ठीक नहीं है, प्रॉपर वार्म अप नहीं है, तो बैक पेन हो सकता है। वीक हैमस्ट्रिंग मसल्स इज एसोसिएटेड विद लो बैक पेन। अगर हैमस्ट्रिंग मसल वीक है, उसकी कारण भी बैक पेन होता है। स्टिफनेस ऑफ बैक मसल्स, अगर बैक टाइट है, स्टिफनेस है, बनी रहती है और ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बैक में पेन स्टार्ट हो सकता है। पुअर टेक्निक एंड किक ठीक से नहीं है, एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं कर पा रहा है, सो उसकी वजह से भी समटाइम्स बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। ब्लो ऑफ किक ऑन द हिप एंड बैक एरिया, ओपोनेंट के द्वारा खेलते हुए बैक पर किक लग जाना या हिप के एरिया में किक लग जाने की वजह से भी समटाइम्स बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। Excessive or uneven shock on spine may lead to back problem. जंप करने की वजह से, ट्विस्टिंग करने की वजह से एकदम से झटका लगता है, तो उसकी वजह से भी बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। रॉन्ग सिटिंग एंड वॉकिंग हैबिट, खिलाड़ी की ठीक से बैठने की आदत नहीं है, चलने की आदत नहीं है, गलत पोस्चर है, ये उसका एक कारण हो सकता है। कॉमन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अगर विटामिन डी की कमी है, जो कि पैथोलॉजी द्वारा चेक किया जाना चाहिए, चूंकि ताइक्वांडो इज एक कमी खिलाड़ियों में हो सकती है। सो इसके क्या क्या प्रिवेंशन है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ एंटायर कोर मसल पर काम किया जाएगा, इनके स्ट्रेंथनिंग पर जोर देना चाहिए और इनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बैक। अगर किसी की स्टिफ बैक है, तो धीरे धीरे उसको फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस बढ़ाना चाहिए, या एकदम से बढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी कई बार बैक में पेन हो सकता है। ऑलवेज परफॉर्म स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बिफोर ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशंस। कंपटीशन में जाने से पहले या ट्रेनिंग सेशंस में जाने से पहले एडिक्वेट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। नाउ नेक्स्ट, adequate warm up and cool down exercises must be done before and after the each session and competition. ठीक ढंग से वार्म अप करना चाहिए, जरूरी है, और कूल डाउन इज नेसेसरी फॉर द अवॉइड द बैक पेन। अब हम आएंगे इंजुरीज ऑफ हेड। कंकशन, देयर आर ऑलमोस्ट ऑलवेज सीरियस कंसर्न whatever is comes to full contact sports। चूंकि ताइक्वांडो एक फुल कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स है, और चूंकि हेड में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, इसलिए कोचेस खिलाड़ी को सिखाते हैं कि हेड पर ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट करने की कोशिश करें। अगर सामने वाला खिलाड़ी ठीक ढंग से ब्लॉक नहीं कर पाता है, पावरफुल किक है, तो उसकी वजह से डायरेक्ट हिट हेड पर होने की वजह से कंकशन हो सकता है। कंकशन कैन इवन
be caused when an athlete experience fall during the training or competition and consequently. अगर खिलाड़ी गिर जाता है कंपटीशन के दौरान, डबल किक कर रहे हैं, स्पिन किक कर रहे हैं और डायरेक्ट हेड पर चोट लग जाती है गिर जाने की वजह से, या हार्ड सरफेस पर ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसका सिर नीचे टकरा जाता है, उसकी वजह से भी इंजरीज हो सकती है. If the athlete has reaction like irritability, drowsiness, vomiting, numbness, loss of power in limbs, इस तरह की शिकायत करता है कि उसको ड्रॉजीनेस हो रही है, वोमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, सो उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है. प्रिवेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड क्वालिटी कंडीशन एंड हेड गार्ड प्रोटेक्टिव गियर्स इन ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन शुड बी वर्न. खिलाड़ी को इस बात के लिए बोलना चाहिए, स्पारिंग ट्रेनिंग कर रहा हो पैड यूज करें. कई बार उसके स्ट्रैप्स ठीक नहीं होते हैं, साइज प्रॉपर नहीं होने की वजह से भी इंजरीज हो जाती है, डायरेक्ट हिट लग जाने की वजह से, तो कंकशन वहां भी हो सकता है. फुल अटेंशन एंड कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. खिलाड़ी का कंसंट्रेशन और अटेंशन ट्रेनिंग में ही होना चाहिए. उसका ध्यान अगर बटा हुआ है, इधर उधर ध्यान है, तो उस दौरान भी किक लग जाती है. अब जैसे स्पारिंग में ही है, उसका ध्यान अपने कोच की बातों की ओर है, कोच क्या बोल रहा है, ऑडियंस क्या बोल रही है, इस पर अगर उसका ध्यान चला गया, चूक गया और किक हेड किक लग जाने की वजह से भी इंजरीज बढ़ जाती है. Sparring training should be done in similar weight groups and with experienced player. Sparring training जो भी है, अगर हम क्लब में करवा रहे हैं तो उनको कोशिश ये करना चाहिए कि उनके वेट ग्रुप्स बराबर हों और ग्रुपिंग करना चाहिए. अगर एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर खेलते रहें. एक एक्सपीरियंस और एक अनएक्सपीरियंस प्लेयर अगर स्पारिंग करेगा या ट्रेनिंग करेगा तो उसकी वजह से भी हेड इंजरीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है. Uneven and slippery surface must be avoided. अगर सरफेस ठीक नहीं है, स्लीपरी है, फिसलन है, तो ऐसी जगहों पर भी ट्रेनिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से फॉल डाउन हो जाने की वजह से हेड में इंजरीज हो सकती है. रेफरीज अलर्टनेस इज नेसेसरी ड्यूरिंग कंपटीशन. समटाइम्स गेम में रेफरी देर से रिएक्ट करता है, तो उस दौरान भी किक हो सकती है. जैसे एक खिलाड़ी का ध्यान नहीं है और दूसरे खिलाड़ी द्वारा फेस अटैक कर दिया जाना, खालियों के बाद अटैक हो जाना. सो खिलाड़ी को रोकना चाहिए, रेफरी के द्वारा तुरंत बीच में जाकर उसे रोकना चाहिए. इसमें नेक मसल्स शुड बी स्ट्रेंथन. गर्दन की जो मसल्स है उनको स्ट्रेंथ किया जाना अति आवश्यक है, जो हेड इंजरी से प्रिवेंट कर सकती हैं. Face injuries. This could happen due to direct hit or blow by kick, punch on face during the competition or in training by intentionally or unintentionally by opponent. ये फाइट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किक लग जाने की वजह से हो सकता है, फेस पर ओपोनेंट के द्वारा पंच मारने की वजह से हो सकता है. इसमें होने वाली जो इंजरीज होती है, ब्रोकन नोज, टीथ, ये इंजरीज हो सकती हैं. तो इसके लिए हम क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं? प्रिवेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड क्वालिटी एंड कंडीशन गम शील्ड्स एंड अप्रूव्ड गम शील्ड शुड बी यूज्ड इन एवरी ट्रेनिंग सेशन एंड कंपटीशन बाय एथलीट. कंपटीशन में तो एथलीट पहनते ही हैं, लेकिन हमें उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो एवरी ट्रेनिंग सेशन में भी उसके यूज टू हों और उसे पहने. अधिकतर खिलाड़ी इससे बचते हैं. इसी में मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा कि नेशनल कैंप के दौरान खिलाड़ी ने पहना नहीं और जस्ट ऐसे सर्कमस्टांस हो गए कि उसको किक लगी और उसकी जीभ लगभग आधी कट गई. अब नेशनल कैंप्स में चूंकि एक प्रॉमिसिंग खिलाड़ी था, चोट लग गई, उसके रेस्ट करना पड़ा, कई दिनों तक खाना नहीं खा सका और लिक्विड पर रहना पड़ा, जिसकी वजह से वीकनेस डेवलप हुई और उससे काफी सफर करना. सो
एनी हाउ हमें कोशिश ये करना चाहिए कि खिलाड़ी गम शील्ड जरूर पहने। फुल अटेंशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एथलीट, जैसे कि मैंने भी बताया, थोड़ा सा उसका ध्यान भटका और किक लग गई, स्लिप हुआ, नीचे गिरते वक्त ओपोनेंट द्वारा किक मार दिया जाना, इसमें से एक कारण हो सकता है। सो कोच रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड द रेफरीज क्विक अलर्टनेस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ड्यूरिंग कॉम्पिटिशंस। सो अगर इस तरह से कुछ हो रहा है तो उसको कोच को तुरंत रिएक्ट करना चाहिए, उसे बार बार बोलना चाहिए कि भाई नहीं, आप ब्लॉकिंग टेक्निक शुड बी टॉट स्टेप बाय स्टेप। फेस इंजरीज से बचने के लिए खिलाड़ी को शुरुआत से ही ब्लॉकिंग टेक्निक्स पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो किक्स को ब्लॉक कर सके और फेस इंजरीज होने से बच सके। हैंड इंजरीज में क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं, उनके क्या कारण हैं? ड्यू टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हिट ऑन पार्ट ऑफ फिंगर, रिस्ट, फोर आर्म एंड अपर आर्म। दिस ये डायरेक्ट अटैक किक के दौरान लगने से उंगलियों में चोट लग सकती है, उंगलियों की हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है, दिस इज ट्रॉमेटिक। फोर आर्म में ब्रूसेस हो सकते हैं एंड ब्रोकन बोन भी हो सकता है। सो इसके लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन करेंगे? यूज द गुड क्वालिटी एंड पैडेड वर्ल्ड ताइक्वांडो अप्रूव्ड हेड ग्लोव्स एंड फोर आर्म गार्ड्स। Conditioning and strengthening exercises must be done for wrist and forearms. Forearms के लिए और wrist के लिए strengthening exercise करना चाहिए, जिसमें हम हैंड ब्लॉकिंग भी एक तरीका है कि अपने forearms को मजबूत करने के लिए ब्लॉकिंग की ट्रेनिंग शुरुआत से खिलाड़ियों को करवाई जाना चाहिए जिससे कि इंजरी से बच सके। एंड अगर इस तरह से होता है तो प्राइस ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, प्रिवेंशन इसका करना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए खिलाड़ी को, और अगर कोई जॉइंट डिसलोकेशन या फ्रैक्चर है तो इसके लिए तुरंत इमीडिएटली हमें खिलाना चाहिए। ग्रोइन इंजरीज, groin injuries caused due to direct or indirect hit on the part of groin by opponent। ये जैसे मैक्सिमम होता है ताइक्वांडो में, ग्रोइन पर किक लग जाता है, नी लग जाता है, उसकी वजह से दिस कैन बी ऑकर। और स्ट्रेचिंग ऑफ एडक्टर मसल्स, एडक्टर मसल्स के खिंचाव की वजह से या और स्ट्रेच हो जाने की वजह से भी ग्रोइन इंजुरीज हो सकती है। तो इसके क्या क्या प्रिवेंशन लिए जाएंगे? यूज ऑफ गुड क्वालिटी वर्ल्ड ताइक्वांडो अप्रूव्ड ग्रोइन गार्ड for male and female is compulsory to wearing in competitions, but खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान पहनने से बचते हैं क्योंकि ठीक ढंग से किक नहीं चला पाते हैं, तो उन्हें कोच के द्वारा बताया जाना चाहिए कि आप बिना ग्रोइन गार्ड पहने आप ट्रेनिंग नहीं करो, क्योंकि कभी भी कोई भी ट्रेनिंग के दौरान इंजरी हो सकती है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मस्ट बी डन ऑन एडक्टर मसल ग्रुप्स, एडक्टर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए। दिस में be many time traumatic injuries. If severe injuries, there is medical attention should be given. Sometimes traumatic injuries हो जाती है, बहुत जोर से वहां पर ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। समटाइम्स तो कोच ये करता है कि वहां पर तुरंत बैक को ठोक करके या उसे लेटा करके उसके पैर फोल्ड करके उसको अंदर भेज देता है, लेकिन कई बार इंजरीज बाद में बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम आएंगे स्किन रैशेस एंड irritations। स्किन रैशेस समटाइम्स होते हैं, जैसे मोर और लेस एक्यूट पेन, स्किन इरिटेशन में भी लीड टू सीवियर इम्पार्टमेंट ऑफ
Hello, sir. Hello, Naresh, sir. Hello, sir. Hello to all the participants. There is a small problem in the internet. Sir is coming back. Please wait. Please cooperate because there is some issue in the internet. Hello, sir. Hello, Naresh, sir. Can you hear me? No. പുള്ളിയെ വിളിച്ചിട്ട് വോയിസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയും. स्क्रीन शेयर हो रहा है? ओके ओके हेलो 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 Okay, sir. Okay, sir. Please continue, sir. हाँ बालू सुन पा रहे हैं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Please. Continue, sir. Please continue. Okay. Sorry for the inconvenience to the all. I'm really very sorry. Okay, so हम बात कर रहे थे स्किन ड्रेसेस पर. तो ये किस वजह से स्पोर्ट्स दोबो नायलॉन एंड सिंथेटिक फाइबर की बनी होने की वजह से या डिटर्जेंट रिसाइड्स फ्रॉम वॉशिंग may cause irritation.
The chemical substance pass from the cloth on the skin where mixed with the sweat and maybe lead to inflammations. अगर ठीक से वॉश नहीं किया है यूनिफॉर्म Sir, Naresh sir, can you please share the screen also? स्क्रीन ओके स्क्रीन नहीं दिख रहा है नहीं 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 ओके मैं अगेन इसको करता हूँ ओके जस्ट अ मिनट I think you covered, sir, up to groin injuries. Next will be, I think, irritations because of this Dobok or so. वो slides से start करना है, sir. yes okay. now आ रहा है now is there No, sir. आप देख पा रहे हैं No. Double click to enter the full screen mode. अब double click कीजिए, sir. Screen sharing में. Now it's coming. Okay, sir. वो actually slide show में जाइए, sir. Slide show. Slide show पहले बिट्टू. okay Right bottom, sir. Right bottom. okay Slide show. it's okay अभी तो आ रहे सर कंटिन्यू सर प्लीज कंटिन्यू सर नो प्रॉब्लम एक्चुअली स्लाइड में नहीं आ रहा इट्स नो प्रॉब्लम सर देन आल्सो वी कैन सी उसमें देख सकता है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है देख पा रहे हैं हाँ सर प्लीज कंटिन्यू हेलो सर प्लीज कंटिन्यू okay सर आप बात कर रहे हैं क्या सर हेलो सर हाँ बालू पता नहीं क्या हो रहा है some technical issues स्क्रीन अभी स्क्रीन तो आया था सर अभी पहले जैसे एक और बार जाइए सर okay स्क्रीन शेयर जाइए सर it's okay now hello हाँ सर hello हाँ सर अभी देख रहे हैं सर प्लीज कंटिन्यू it's okay हाँ इट्स ओके सर okay इसका पहले का स्लाइड से स्टार्ट कीजिए सर क्योंकि अभी इसके पहले था वो स्लाइड एक्चुअली आई थिंक स्लाइड नंबर 25 हाँ सर ओके सर okay it's okay now balu so we'll come again okay now हाँ सर फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स okay now तो हम बात कर रहे थे कि जैसे कपड़ों में डिटर्जेंट साबुन वगैरह रह जाने की वजह से और वो पसीने में मिक्स हो करके समटाइम्स रेसेस का कारण बन सकता है जैसे जॉइंट्स पर काफ के पास में ग्रोइन एरियाज के पास में सो यूजिंग अ वेट और इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि गीले कपड़े और डर्टी इनर क्लोथ्स स्पोर्ट्स वेयर एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करने की वजह से भी हो सकता है सो इनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं बिफोर टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी अप्लाई वेसलिन इनटू द स्किन एरियाज एट रिस्क जहां पर रेसेस होने की संभावनाएं रहती है वहां पर हमको पहले से ही
थोड़ा सा एक लिक्विड या वेस्लिन वगैरह यूज कर लेना चाहिए, सच एज इन इनर थाइज, थाइज में जहां पर रगड़ लगने की कपड़े की संभावना ज्यादा होती है वहां पर इस तरह से यूज कर लेना चाहिए, समटाइम्स ऑफ लुब्रिकेंट। एंड व्हेनेवर पॉसिबल वेयर कॉटन क्लोथ्स नेक्स्ट टू द स्किन, जो भी हमारे इनर वेयर्स हैं वो कॉटन के हों तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चेंज वेट क्लोथ्स ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट अंडर क्लोथ्स। एंड 2, अगर फाइट कर रहे हैं कपड़े गीले हो गए हैं पसीने से तो उन्हें चेंज करना चाहिए। सो इनर क्लोथ्स जो हैं उनको तुरंत चेंज करना चाहिए जिससे कि बच सकते हैं। और खिलाड़ी को डेली हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम लोग बच सकते हैं। नाउ व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या क्या इंजुरीज हो जाती हैं। एंड देयर इज से फिट टू प्ले, you must take sure that you are fit to play sports and don't just play sports to get fit। मतलब आपको सिर्फ फिट होने के लिए नहीं खेलना है, आप फिट हो उसके लिए आपको स्पोर्ट्स कर रहे हैं, फिट होने के कारण आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, उसको सस्टेन कर रहे हैं। ओके, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? सो आई विल टेक सम, जल्दी से लेता हूं इसको। These comes under the internal factors which can be controlled and are easier to prevent। ये हमारे ही कंट्रोल में होते हैं जिसको हम देख सकते हैं। जैसे वार्म अप, वार्म अप में स्टैटिक स्ट्रेचिंग एंड डायनामिक स्ट्रेचिंग आर इन्वॉल्व। स्टैटिक स्ट्रेचिंग में कम से कम आपको 20 से 5 से 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड का होल्ड करना चाहिए जिससे कि अच्छे से मसल्स को स्ट्रेच हो सके। And sports specific dynamic warm up to prepare the body for an elevated level of mental and physical activity। जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म अप या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है उसके बाद इनको फॉलो करना चाहिए। मिनिमम 20 to 25 मिनट्स मस्ट बी स्पेंट इन द पार्ट ऑफ एवरी ट्रेनिंग सेशन। हर ट्रेनिंग सेशंस में कम से कम 20 से 25 मिनट वार्म अप के लिए दिया जाना चाहिए जिससे कि इंजरीज से बच सकें। By warm up properly, you will reduce the risk of soft tissue injuries like pulled muscles, strain and sprains। वार्म अप ठीक से होने की वजह से मसल्स में खिंचाव, स्ट्रेन और स्प्रेन से बचा जा सकता है। The aim of good warm up is to gradually prepare body for exercises। This is done by increase body temperature, make muscles, tendon and ligament more elastic। मसल और टेंडल को थोड़ा सा लूज करने की वजह से या उनको प्रैक्टिस में यूजेबल बनाने के लिए हमको इस तरह की एक्सरसाइज करना चाहिए। स्ट्रेचिंग टू इंक्रीज रेंज ऑफ मूवमेंट, रेंज ऑफ मूवमेंट्स बढ़ाने के लिए भी वार्म अप और करना जरूरी है। warm up through warm up should consist of 3 main stages। वार्म अप में क्या क्या 3 स्टेजेस हैं? स्टेज 1 लाइट एरोबिटी से स्टार्ट किया जाना चाहिए, सच एज स्लो जॉगिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो। मसल्स, लिगामेंट एंड synovial fluid to the joints are warmed and increase flexibility। स्लो जॉगिंग आपकी मसल्स और लिगामेंट को, synovial fluid को वार्म करता है, उनको ठीक से रोटेट करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। स्टैटिक स्ट्रेचेस और मेन मसल ग्रुप्स एंड जॉइंट इंक्रीज देयर इलास्टिसिटी एंड मोबिलिटी। तो सबसे पहले हमें जो मेजर मसल्स यूज होना है उनको स्ट्रेच करना चाहिए बिकॉज ऑफ उनकी मोबिलिटी और इलास्टिसिटी के लिए। स्पेसिफिक स्ट्रेचेस लाइक स्किल रिलेट, जो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं, फाइनल में डायनामिक एक्सरसाइज है, उनको किया जाना चाहिए। endurance training can also helps to prevent injury। अगर and improved endurance helps to athlete coming excessive fatigue during their activities।
इंड्योरेंस अगर अच्छा होगा तो फटीग को डिले किया जा सकता है और उसकी वजह से होने वाली इंजरी जैसे मसल्स में प्रॉब्लम होना या मसल्स में खिंचाव होना, इसको दूर किया जा सकता है. These qualities should be improved gradually, that is general, basic and specific endurance. धीरे धीरे जैसे जनरल इंड्योरेंस पर पहले काम करेंगे, फिर बेसिक इंड्योरेंस एंड देन फिर स्पेसिफिक इंड्योरेंस जो हमारे गेम्स में रिक्वायर्ड है उसके ऊपर काम करेंगे. एरोबिक एंड अनारोबिक endurance quality must be improved according to the nature of the game. हमारे गेम के हिसाब से एरोबिक और एनारोबिक एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेस करेंगे, इसको डेवलप करेंगे. जैसे कि ताइक्वांडो में दोनों ही क्वालिटीज 50-50 के रेशो में रिक्वायर्ड होती है. समटाइम्स एकदम तेज खेलना पड़ता है और समटाइम्स स्टेपिंग्स वगैरह में यूज करना पड़ता है. सो सेकेंड क्वालिटीज मेजर इज फ्लेक्सिबिलिटी. क्योंकि ताइक्वांडो में फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है फॉर हाई किकिंग, डायनामिक जंपिंग एंड स्पिनिंग किकिंग के लिए. तो फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज द बॉडी टू मूव प्रॉपर्ली, रिड्यूस ओवरऑल चांसेस ऑफ बीइंग इंजर्ड. अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी तो इंजरी की संभावनाएं कम होती जाएगी. इफ बॉडी इज मूविंग प्रॉपर्ली देयर इज लेस स्ट्रेस placed on during exercise leading to the lesser chances of being injured. जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो स्ट्रेचिंग अच्छी होगी और चांसेस इंजरी के कम होंगे. इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी रेंज ऑफ मूवमेंट्स reduces risk of injury like sprained or pulled muscles. sprained और pulled muscles की संभावना को फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होने से कम किया जा सकता है. द इजीएस्ट वे टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी बाय स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस. इसको ग्रेजुअली बढ़ाया जाना चाहिए. अगर किसी खिलाड़ी की स्ट्रेचिंग नहीं है या फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो उसको एकदम से न करते हुए धीरे धीरे ग्रेजुअली टाइम दे करके बढ़ाया जाना चाहिए. बैलेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रिवेंटिंग इंजुरीज. अगर बैलेंस नहीं है तो ठीक ढंग से बैलेंस नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से फॉल डाउन होगा. समटाइम्स इंजरी अकर होती है क्योंकि हाई लेवल ऑफ बैलेंस टू बी एबल टू परफॉर्म स्किल्स. समटाइम्स जंप किक चलाते हैं, टर्निंग किक चलाते हैं, अगर बैलेंस प्रॉपर नहीं कर पा रहा है तो फॉल डाउन की वजह से इंजुरीज अकर हो सकती है. कैन नॉट परफॉर्म किक्स प्रॉपरली and so इसके लिए emphasis should be given into training to improve athlete balance ability to reduce the causes of injury. injuries को reduce करने के लिए बैलेंस पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है. क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि पुमसे में भी बैलेंस का काफी महत्व है और क्योर्गी में भी. टेक्निक. poor or wrong technique can be lead to injury. It can cause a sudden accident in sparring sessions. Training a wrong technique over a long period time can cause strain or ligaments. अगर खिलाड़ी ठीक ढंग से किक नहीं चला रहा है, ठीक ढंग से पैर को उठा नहीं रहा है, ठीक ढंग से पैर को टर्न नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी रिपीटेड मूवमेंट्स हो जाने की वजह से इंजुरीज अकर हो सकती है. क्योंकि रॉन्ग न्यूरोमस्कुलर एडाप्टेशन does not change easily. हम उसको जल्दी से चेंज नहीं कर सकते. अगर मान लो किसी ने गलत टेक्निक सीख ली है तो उसको बदल पाना बहुत मुश्किल होता है. So a correct technique should be taught from beginning with good explanation. अगर हम शुरू से बच्चे को एक सही ढंग से किक उठाना और टेक्निक सिखाएंगे, उसको स्किल में चेंज करेंगे तो आगे जाके इंजरी की संभावना कम होती जाएगी. Next is give adequate time to learn, practice and automatize the particular technique. उसको एक सही समय दिया जाना चाहिए कि और प्रॉपर टाइम देना चाहिए कि जिससे वो उस किक को, उस टेक्निक को ढंग से प्रैक्टिस कर सके और उसको ऑटोमेटिकाइज कर सके जिससे कि वो फाइट में उसको यूज कर सके और इंजरी की संभावना कम हो. Different means can be used to explain and demonstrate a correct technique. बच्चे को करेक्ट टेक्निक सिखाने के लिए बाय डेमोन्स्ट्रेशन
बाय वीडियो और बाय एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फायदे हो सकते हैं। तो ये उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके टेक्निक सिखाई जाना चाहिए और प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। बैलेंस ग्रुप ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, इट इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स, क्योंकि जहां भी कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स हैं वहां पर बैलेंस कंपटीशन होना चाहिए, जिससे कि इंजरी की संभावनाएं कम हो सकती है। एक हाईली स्किल्ड या प्लेयर के साथ ट्रेनिंग नहीं करवाना चाहिए। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ बैलेंस कॉम्पिटिशन्स, जैसे कि एज कैटेगरी वाइज ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन, जेंडर वाइज मैन एंड वुमेन हेलो। सो नेक्स्ट इज स्किल्ड। एक स्किल्ड प्लेयर और एक अनस्किल्ड प्लेयर को साथ में ट्रेनिंग नहीं करवाना चाहिए, जिससे इंजुरीज होने की संभावना कम से कम कर सके। इन्हें स्किल्ड वालों का एक ग्रुप अलग बनाया जाना चाहिए और अनस्किल्ड वालों का ग्रुप अलग बना के उनको ट्रेनिंग करवाना चाहिए। वेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशंस, सिमिलर वेट कैटेगरी मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ट्रेनिंग करवाते वक्त वेट का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि कंपटीशन में वेट कैटेगरीज के अनुसार ही फाइट किया जाता है। इसको भी ट्रेनिंग में भी इसको कंसिडरेशन में रखना चाहिए, ताकि सेम वेट वालों को ट्रेनिंग करवा सकें। एंड लास्ट इज कूल डाउन। ए प्रॉपर कूल डाउन आफ्टर एक्टिविटी प्रिवेंट्स मसल्स एंड हेलो। नरेश सर स्लाइड्स ना अभी नहीं आ रहे सर, स्लाइड्स नहीं आ रहा। ओके ओके, हेलो। हाँ सर। आ रहा है? नहीं सर, एक्चुअली योर बैंडविड्थ इज लो, नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो, ऐसे लिख रहा है। ओके, मैं फिर से करता हूँ इसको। Is now okay? हाँ सर अभी आ रहा है सर। ओके ओके सर, ओके। हेलो। हाँ ओके सर, इट्स ओके। नाउ कमिंग हाँ सर, नाउ बालू। कम। हाँ सर, कमिंग कमिंग, आ रहे सर, आ रहे सर। Okay. Okay, now again going on. Okay. Now competition should be conducted into weight categories, and training should also allows in similar weight categories. Proper cool down. A proper cool down after activity prevent muscles and joint become stiff and sore. Proper cool down होने से muscles को stiff होने से और sore होने से रोक सकते हैं. It helps athlete to recover more quickly so that you are ready to take part in activity again. जैसे कि कल भी ये बताया था कि मेरे कोलीग ने वार्म अप कूल डाउन के बाद इसको कूल डाउन अगेन करना चाहिए, ताकि जो भी लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ है या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिप्लेनिश किया जा सके और उनको निकाला जा सके। सो ए कूल डाउन आल्सो अलाउज मसल्स टू रिटर्न टू देयर नॉर्मल टेम्परेचर स्लोली and reduce the risk of damage due to sudden drop of temperature. कूल डाउन इसलिए भी जरूर और उसके डैमेज से उससे होने वाले डैमेज को कम से कर सकें। कूल डाउन कंसिस्ट सम लाइट एरोबिक वॉक फॉलोड बाय स्ट्रेचिंग, जैसे ब्रिस्क वॉक, सम लाइट जॉगिंग
और उसके बाद में स्ट्रेचिंग करके हम लोग कूल डाउन कर सकते हैं. Psychological preparation for training and competition. Athlete has to be prepared mentally and physically for coming training sessions and or competitions. अगर खिलाड़ी को तैयार रहना जरूरी है अपने आने वाले ट्रेनिंग सेशंस के लिए और कंपटीशन के लिए मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है. Stay cool and control mind during the training and in competition. खिलाड़ी को इस चीज के लिए तैयार किया जाए कि वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग और कंपटीशन में अपने आप को शांत रख सके और ध्यान दे करके ट्रेनिंग कर सके और स्पारिंग कर सके. सो इसके द्वारा भी इंजरी से बचा जा सकता है. टू इंक्रीज द मेंटल योगा एक्सरसाइज and meditation activities must be included in daily training programs. So, concentration डेवलप करने के लिए योगा क्लासेस की ट्रेनिंग की जा सकती है, मेडिटेशन करवाया जा सकता है. दिस इज द वन ऑफ मीन. प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी. एथलीट must take rest between interval given during training sessions. अगर ट्रेनिंग में बीच हाँ बालू, हेलो. बीच में कट हो गया था सर, अभी वापस आ गया सर. प्लीज कैरी ऑन सर. कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू. ओके ओके, अभी आ गया ना? हाँ सर, साउंड आ रहा है. Okay. बीच में कट Okay. स्लाइड्स प्लीज शेयर द स्लाइड आल्सो सर. लास्ट Okay. रिगार्डिंग द प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी. प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी का जो स्लाइड है ना सर, वो थोड़ा शेयर कीजिए सर. अभी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा सर. ओके, अगेन फिर से करना होगा उसको. सिर्फ स्लाइड शो नहीं होने से भी सर वो सर स्लाइड शेयर कीजिए सर. स्लाइड है ना सर? हाँ नहीं, वही कोशिश कर रहा हूँ मैं. ओके, स्लाइड के लिए. ओके, अगेन. बीच बीच में आपका सर बैंडविड्थ स्लो ऐसे लिखता है. हाँ सर, नाउ इट्स कमिंग. अभी आ रहा है सर, अभी आ रहा है. वो नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. बीच बीच में सर, नाउ इट्स ओके सर. साउंड भी आ रहा है सर. ओके सर, प्लीज कैरी ऑन. हेलो सर. हेलो सर, नरेश सर. स्क्रीन शेयर.
हेलो सुन रहे हैं क्या सर? नरेश सर? अरे पार्टनर हम्म, अरे आपको बात ഉണ്ടല്ലോ already. നെറ്റ് തീർന്നതാ. നൂറുണ്ടോ? हेलो नरेश सर? आ रहा है अभी, आ रहा है, दोबारा आ रहा വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഓൺലൈനിൽ നെറ്റ് വരുന്ന है. Hello. हाँ सर, अभी सुन रहे सर. Okay, and now slide is there. नो 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 सर. Hello. हाँ सर, हेलो. अभी स्लाइड दिख रहा नहीं सर, नहीं नहीं आ रहा है. है? Okay. So I'll continue this one. हाँ सर, प्लीज प्लीज कैरी ऑन सर. So proper rest and recovery is essential. मैं अगेन इसको स्लाइड शेयर कर रहा हूं बालू. अभी आ रहा है सर, अभी आ रहा है. Is there हेलो हेलो सर. सना. Hello. सर, नाउ इट्स Okay. ऑडिबल सर, नाउ इट्स ऑडिबल. हेलो सर. Okay. हेलो सर, सुन रहे सर? प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू. हेलो सर. For the inconvenience, now the resource person is coming back. There is some problem in the bandwidth because simultaneously he cannot share both the slide and video. So sir will continue his session. Okay sir, please carry on sir. Sound illa. Sound illa. Unmute ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാരെയും unmute ചെയ്യ്. Sound വരുന്നില്ല. അതങ്ങനെ എന്ത് പറ്റി?
എന്നെ സൗണ്ട് ഓൺ ചെയ്യും. हेलो सर, अभी आवाज भी नहीं आ रहा है सर, आवाज भी सर आप म्यूट कीजिए सर. म्यूट नहीं हो रहा है सर. Hello. हाँ सर, ओके सर, ओके. Okay. No need to share the slides. Slide open हो रहा है? Okay. Sorry again due to technical problem. So हम लोग बात कर रहे थे बैलेंस डाइट पर. So avoid empty stomach training and training after heavy meals. बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद या खाली पेट ट्रेनिंग करने से बचना चाहिए, खिलाड़ी को एडवाइस करना चाहिए. And avoid fasting during heavy training load and competition period or in competition also. उपवास करने से बचना चाहिए ट्रेनिंग के दौरान या जब ट्रेनिंग लोड ज्यादा चल रहा हो उस वक्त, या कंपटीशन के दौरान खिलाड़ी को उपवास नहीं रखना चाहिए. Athlete must follow proper and balanced diet to stay healthy and energetic for the every training session and competitions. उसको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट का इंटेक करते रहना चाहिए. ओके. एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन सपोर्ट्स होना बहुत जरूरी है. न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर इंजरी प्रिवेंशन इज मस्ट. Nutrition support plays an important role in prevention of the injuries. So adequate protein intake is necessary. Carbohydrate and calcium time closely to for heavy training. जब भी अब heavy training आने लगती है, carbohydrate का consumption जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे कार्बोहाइड्रेट की थोड़ा सा इंटेक बढ़ाना चाहिए. Nutrition to focus for injury prevention in taekwondo are this more carbohydrate. Again, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी लेना चाहिए? जैसे 2 घंटे पहले अगर ले रहे हैं तो इसमें कम से कम आपको 75% ऑफ डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए. अगर 1 घंटे के समय पहले ले रहे हैं तो 50%, और उससे कम अगर है तो 25 एंड देन 15% कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करना चाहिए. सो प्रोटीन इज आल्सो नेसेसरी फॉर ट्रेनिंग एंड मसल्स रिपेयर. प्रोटीन जो कि एक मसल्स को रिपेयर करने में आवश्यक होता है, प्रोटीन्स का इंटेक होना चाहिए. कैल्शियम की कमी से बोन और ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना होती है, सो कैल्शियम का इंटेक होना चाहिए. एंड विटामिन डी, आयरन एंड वाटर इज द मोस्ट necessary during the training for fluid replacement and hydration. Being properly hydrated during training sessions or in competition. इस बीच में जब भी कंपटीशन या ट्रेनिंग के दौरान समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर में वाटर का इंटेक करते रहना चाहिए. बिकॉज ऑफ स्वेटिंग की वजह से हमारे जरूरी जो बॉडी में मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो स्वेट के थ्रू निकल जाते हैं. सो water intake is necessary. So single largest water and is single largest contributor to fatigue during the exercise and delayed caused by fluid and sodium losses. Sweating की वजह से ज्यादा मिनरल्स और डिहाइड्रेट हो जाने की वजह से इंजरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है. ओके. सो प्रिवेंटिव मेजर्स में हम आएंगे. एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कोच. कोच की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उससे चेक करते रहना चाहिए कि खिलाड़ी प्रॉपर स्टेट में है या नहीं, रेस्ट ले रहा है या नहीं, उसकी क्या मेंटल स्टेट है, ट्रेनिंग करने लायक है या नहीं, उसने प्रॉपर डाइट लिया है या नहीं. कोच को ये भी देखना जरूरी है कि ट्रेनिंग एरिया कैसा है,
बच्चों को ट्रेनिंग एरियाज में जाने से पहले कोच को खुद जाकर इंस्पेक्ट करना चाहिए कि ट्रेनिंग एरिया इज गुड इन गुड कंडीशन और नॉट। वहां पर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है जिससे इंजरी होने की संभावना हो सकती है। कोच को रूल्स का नॉलेज होना भी जरूरी है, बिकॉज अगर नॉलेज नहीं है तो ठीक ढंग से ट्रेनिंग नहीं करा पाएगा। एंड नेक्स्ट हम जाते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेफरी। रेफरी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रेफरी को क्विक होना चाहिए, खिलाड़ी को इंजरी से बचना चाहिए, बचाने के लिए क्विक रिस्पॉन्स करना जरूरी है। कंपटीशन का एटमॉस्फेयर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रेफरी को ये देखना जरूरी है कि कहीं पर कोई सरफेस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजर ऑफ इवेंट और कॉम्पिटिशंस। इवेंट के दौरान ऑर्गेनाइजर को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर सफिशिएंट ठीक ढंग से चेस्ट गार्ड्स, हेड गार्ड्स और इक्विपमेंट्स अवेलेबल है या नहीं, वहां पर मेडिकल टीम अवेलेबल है या नहीं, एम्बुलेंस अवेलेबल है या नहीं, इस तरह की सारी सुविधाएं देखना इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम है। नेक्स्ट, रेडी फास्ट फर्स्ट एड बॉक्स और इक्विपमेंट्स। फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा कंपटीशन एरिया और ट्रेनिंग एरियाज में रेडी होना चाहिए। जैसे इसमें गॉस कंप्रेसर्स, 1 bottle of disinfectants, 1 small of band box, band-aid, roll of 3-inch tape, कुछ एडेसिव्स और जो भी आवश्यक चीजें हैं जो फर्स्ट एड में आ सकती हैं, इनको रखना आवश्यक है। And thank you very much for listening me, and this is my first time to interact with all of you, so हो सकता है कि मैं इसको ठीक ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाया हूँ या sometimes, so I am very apologize for that one. And thank you, Balu. Sir, is it any questions? Now I request all the participants, if you have any questions regarding these sessions, please uh, go through the chat box. If you have any questions, please put on the chat box. Sir, please, Naresh sir, please check the chat box. We Yeah, have yeah, I'm checking. only 5 minutes, 5 minutes left. Okay, now checking. Okay, still no, there is no. Okay, now it's going very fast. Sir, so I got a question. Yes. Which session? I don't know. Not counting for this. Huh? This training session is not counting for this. So which training session will be more prone to injuries? मतलब कौन सा सेशन ऐसे हो सकता है कि जो ट्रेनिंग मतलब कौन सा ट्रेनिंग सेशन हो सकता है जिसमें जो इंजरी का चांस ज्यादा है? Okay, I think there. वहाँ मतलब ये क्या पूछना चाह रहे हैं? That's a question is Okay. actually not clear. Yes. ट्रेनिंग सेशन मोस्टली अगर जैसे इवनिंग में ट्रेनिंग किया है और बच्चा ठीक से प्रिपेयर नहीं है या पहले से इंजर्ड है, तो उसकी वजह से ट्रेनिंग सेशंस में ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट। Sir, any cure for flexible flat feet? Is it any cure for flat foot? I think. Yes. There is a physical deformity, so flat feet के लिए यूज करना चाहिए, जैसे कि पैडेड सोल यूज करना चाहिए या शू में पैड लगाना चाहिए, और इससे थोड़ा सा क्योर किया जा सकता है। सो इट्स ओके।
So somebody is asking regarding the injuries, how we can cure the injuries, but I think the resource person better it should be shared with a physiotherapist or maybe with a sports medicine doctor, because only first aid we can give, that is rise or price treatment. Only Prevention. coach can give this one. Only This coach one, can this because, one. अगर entire- अगर इंजुरीज ज्यादा है हाँ, तो हम इसको रेफर कर सकते हैं कि ये मतलब प्रॉपर मेडिकल सर्टिफाइड लोगों के पास जाएं, फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर को दिखाएं. हाँ, कोच sir. इनिशियली कर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर हाँ, इसके बाद कोई इंजरी बढ़ जाती है तो कोच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. Only first we have to give the price treatment, means प्राइस maybe ट्रीटमेंट. maybe a rise treatment, rest eyes compression and elevation. Only Yes. that coach can give on the spot. Other the rest of the part, it will be on the hand of the medical doctor or maybe the physiotherapist. Yes, Medical yes. only. So most of the questions are regarding this one only, sir, because they want to know how we मतलब कैसे इंजुरी हो गया तो क्या करेगा immediately. So this is the best way. You give ice treatment and refer to the medical. Hello, can you hear me? हाँ सर, देखिए सर. Okay. Okay. Or anything or question, sir? Okay, one is asking how to avoid fatigue. Fatigue के लिए तो gradually increase the training load and give adequate water replacement, make endurance training. इसके द्वारा धीरे धीरे endurance ही जो है वो fatigue को avoid कर सकता है. So fatigue के इस तरह से कम किया जा सकता है. Okay, any other question? Hello. हेलो Hello. हाँ नरेश सर. Hello. हाँ मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सुन पा रहा हूँ आपको. हाँ एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं. जी जी, हाँ हाँ. एक क्वेश्चन आया है, कल भी मुझे एक बहुत बड़ा मैसेज किया मिस्टर अशोक कुमार लेनका. ओके. उनका क्वेश्चन है कि इन माय व्यू न्यूरोमस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी इज मोर रिक्वायर्ड. तो मैं आंसर देना चाह रहा था इस क्वेश्चन का. यस श्योर यू में. There is nothing called neuromuscular flexibility, number one. Second, neuromuscular abilities are not trainable. These are all genetic. This comes under genetic endowment. Abilities which are non-trainable, अगर हम उनको टेस्ट नहीं करेंगे और ट्रेनेबल एबिलिटीज को टेस्ट करेंगे, तो जब खिलाड़ी हमारे पास आएगा तो हमें पता नहीं होगा कि जिस एबिलिटी को हम इंप्रूव नहीं कर सकते हैं उसको तो हमने टेस्ट किया ही नहीं. वी हैव नॉट टेस्टेड द एबिलिटी व्हिच इज नॉन ट्रेनेबल. सेकेंडली, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी के ऑपोजिट होता है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी या बैलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी. If Mr. Ashok Kumar Lenka is listening, I think you can. One more question has The neuromuscular flexibility is flexibility against force. No, that is called neuromuscular proprioceptive neuromuscular facilitation, PNF. Please don't confuse the audience. Proprioceptive neuromuscular facilitation is PNF. That is not just a force against flexibility, but flexibility against force, but there are two organs in the body, that is Golgi tendon organ and muscle spindle. This presents in the body which inhibits the movements. आपने orthopedic surgeon को देखा होगा, उनके पास छोटी हथौड़ी के जैसा एक सामान होता है, like a small hammer. You must have seen orthopedic surgeon and neurosurgeon have a small hammer kind of equipment. They hit your knee to test the reflexes and your knee moves. There are different reflex organs in the body which is tested.
So that is called PNF, and PNF helps in improving the flexibility. But it is not something we say that it is better or not. Some people may get flexible with the static stretching. Some people may get flexible with the dynamic stretching. It depends on the what kind of musculoskeletal structure that individual has. It cannot be generalized. I hope I have answered your question on behalf of our resource person, Mr. Naresh Bhavsar. Is it helpful more than static stretching? No, you cannot say that. You cannot. That's what I said. You cannot pinpoint what is helpful. Maybe it is helpful for someone. It may not be helpful for the other person. It depends. Hamstring, say for example, hamstring. There is a caption for hamstring, long and strong. Hamstring की कैसा nature होना चाहिए? Long and strong. If hamstring is only long, it is problematic, and if hamstring is only strong, it is problematic. So the caption is hamstring long and strong. Now who has a long hamstring but not strong, they have to go for PNF. If the hamstring is strong but not long, you have to go for ballistic and dynamic kind of movements. Naresh sir, thank you. Just wanted to assist in the answering the question. Thank you, Gautam sir. Naresh sir, now I think now we have to wind up the session because already आपने तो टाइम तो मतलब इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो गया because we have to attend the other session also. So now I welcome all the participants for the evening sports science session, and tomorrow and day after tomorrow for taekwondo specific there taekwondo specific का जो session नहीं होगा. So I welcome all the participants on Monday for the next sports specific taekwondo session on Monday, and I welcome once more all for attending the 5 to 6 p.m. sports science session. The login ID is there. So once more, I thanking Naresh Bhavsar for his excellent presentation regarding which point out some of the major injuries occurred in our game, and its preventive measures. Before, I think most of the participants was unaware about this type of injuries, and now I hope that they can change the way of our approach towards training and participating in the competition. Only the main thing is that we have to use proper equipments, because being as a coach or instructors, आप लोगों को तो भी ज़्यादा इसमें experience होगा. Even in the national championship also, the participants are not ready to wear the proper equipments, क्योंकि 70% of the or 70 to 80% अभी हमारा जो injuries है हम लोग को बचा सकता है with the proper use of the equipments. इसलिए I request all the coaches who are participating in this session, so please make sure that your participants are attending the championship. Even from the club level championship, you should very care about the equipments, proper equipments. Any type of equipments नहीं है, आप जो use करना है, it should be WT approved equipments. तभी तो हम लोग injury से बच सकता है. So I once again thanking Naresh Bhavsar for this nice presentation. So please join for the sports specific session on Monday, and I welcome once more all for the evening session for the science sports science session 5 to 6. So now I request all the non-Sai staffs to please leave the session. Only Sai staff, please stay back for the screenshot to maintain your attendance.
Okay, now you can leave. Please, thank you all. So we see you on Monday. Please.